आज हमारे साथ जो शख्सियत आज की तारीख में बैठे हुए हमारे साथ, आप लोग सब उन लोगों को जानते हैं, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी आईआईटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, 75 ईयर्स ओल्ड। और इतना इन्होंने आज की तारीख में इतना एफर्ट कर रहे हैं कि कम्युनल हार्मनी रहे देश में, और आज से नहीं कई वर्षों से ये इसके लिए ट्राई कर रहे हैं। रोड पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और he's trying his best at like at this age, at आज के 75 साल के हैं ना अंकल आप? You're 74, 75? 75 के हो गए अंकल, और आज की तारीख में इनको ये करना पड़ रहा है। अंकल, कभी आपने इस बात का अंदाजा लगाया था when you were young, जब आपकी उम्र 35 साल थी, 40 साल थी, और आज की ये समझे 25 साल थी, जो आज की तारीख में दंगाई जो दिखते हैं, ये सब 18-25 साल के लड़के दिखते हैं। आपने कभी अंदाजा लगाया था कि आपकी उम्र में आके आपको इतना एफर्ट करना पड़ेगा लोगों को समझाने के लिए कि भाई कम्युनल हार्मनी रखिए? नहीं था, मुझे अंदाज नहीं था। मैंने 1990 से जब काम चालू किया, उस वक्त भी जुनून बहुत था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वक्त के साथ में 10-20 साल में हिंदुस्तान नॉर्मल हालात में आ जाएगा। आया भी कुछ वक्त के लिए, 10 साल का पीरियड ठीक गुजरा 2004 से लेके 14 तक। लेकिन 14 के बाद जो डिक्लाइन चालू हुआ, बल्कि 12-13 से ही डिक्लाइन चालू जब हुआ, उत्तर प्रदेश के दंगे फसाद हुए और जुनून भड़कता चला गया, वो मैं एहसास कर रहा था कि हमारी नई पीढ़ी, खासतौर से पढ़े लिखे लड़के, कहने को तो कॉलेज में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन दिमाग में जहर भरता चला जा रहा है, वो मुझे अंदाज था। इसके लिए आज की तारीख में जितना भी इसके अंदर मीडिया है, उसकी कितनी जिम्मेदारी समझते हैं आप? आज की तारीख में जितना आज की तारीख में जो लोग देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मीडिया है, अफवाहें हैं, इसके अंदर कितनी जिम्मेदारी समझते हैं? या आप ये समझते हैं कि इनके जो माँ बाप हैं वो कहीं ना कहीं इन पे ध्यान नहीं रख पाए, और ये जो आज की तारीख में दंगा कर रहे हैं सारे वो लोग हैं? इट डजंट मैटर हिंदू हो मुसलमान हो, दंगाई दंगाई होता है, दंगाई का कोई धर्म नहीं है। ऐसा है कि दंगाई का धर्म तो नहीं होता, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड है वो धर्म के इर्द गिर्द ही है जी। तो आजादी के पहले दो काफी कॉम्पिटेंट दंगाई ग्रुप थे। मुसलमानों का मुस्लिम लीग लीड करती थी, हिंदुओं का आरएसएस और हिंदू महासभा लीड करती थी, और दोनों की बिल्कुल सरकार से, जो अंग्रेजी सरकार थी, उससे मिली जुली साठगांठ थी। बल्कि इन दोनों ने मिलकर ही सरकार चलाई थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो बंगाल में इन्होंने मिलकर सरकार चलाई। तो ये दंगाई कहने को तो अलग अलग है, लेकिन धर्म के आधार पर जनता में जाके द्वेष पैदा करना और गलतफहमी पैदा करना, ये इनका काम रहा है। तो आज हालत ये है कि मुसलमानों की फिरकावारियत की ताकतें, चूंकि स्टेट सपोर्टेड का सपोर्ट उनको नहीं है, कॉन्सिक्वेंटली वो उतनी ताकतवर नहीं है, और वो कम्युनिटी भी चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर है तो उतनी ताकतवर नहीं है, लेकिन उनमें एलिमेंट्स हैं। और इधर की जो ताकतें हैं इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनके लिए मीडिया का, और आपने जो जिक्र किया कि मीडिया का क्या रोल है, मीडिया इज ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट इलीट, और वो कॉर्पोरेट इलीट इतना जहनियत के तौर पर सांप्रदायिक तो है ही, लेकिन उसको सांप्रदायिकता एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में, कि हम कितनी भी सरकार से फायदे लेते रहे, उस पर कोई उंगली ना उठाए, हम कितनी भी तरीके से बाजार को मोनोपोलाइज करके पे अपनी मोनोपोली के जरिए उनको लूटते रहे, हम पे कोई उंगली ना उठाए। इसके लिए फिरकावारियत या सांप्रदायिकता एक अच्छा कवर अप है, एक आवरण है। तो इसलिए उनका मीडिया इस काम में लगा है, और सांप्रदायिकता कुल मिला के प्रेजुडिस की बीमारी है कि लोगों के दिमाग में डाल दो, एक मुसलमान जो बेचारा मजदूरी करके पेट भी नहीं भर पा रहा, कि तू तो औरंगजेब की औलाद है। औरंगजेब की तस्वीर जब आप मर दोगे किसी एक मजदूर पर, तो फिर तो आप इंसान तो रह नहीं गए, आपको दिखता कहाँ है? तो ये मीडिया का जो काम है वो कुल मिला के प्रेजुडिस पैदा करके आदमी को अंधे बनाने का है, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी अंकल आप हरियाणा भी जाके आए हैं, वहां की क्या रिपोर्ट है आपके पास? हरियाणा जाके आए हैं आप, तो उधर की क्या रिपोर्ट है आपके पास हरियाणा की?
आप तो ग्राउंड जीरो देख के आए हैं, वहाँ पे लोगों पे, मतलब वहाँ के मंदिर भी गए, वहाँ पे थोड़ी लोगों सी से भी आवाज मिले। तेज करें, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं, फिर से रिपीट करें सवाल। मैं अंकल जी से सही है। आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ। मेरा अंकल ये सवाल था कि आप भी हरियाणा जाके आए हैं आप, जी जी। तो हरियाणा से क्या देखा आपने, क्या मतलब क्या रिपोर्ट मिलती है आपको हरियाणा में जो हो रहा है? वो क्या रुकेगा अभी या आगे और बढ़ जाएगा, या अपने राजस्थान में एंटर कर जाएगा, पंजाब में एंटर कर जाएगा, दिल्ली एरिया में एंटर कर सकता है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, एंटर नहीं करेगा। मुझे हरियाणा पे भरोसा है। हम्म। मेवात के लोगों पे मुझे बहुत भरोसा है। तो ये दरअसल बीमारी मेवात से ज्यादा बाहर के लोगों की। मेवात में करीब 15-20 साल हो गए जब से जाता हूँ। पहले हथीन के इलाके में रूपड़ का एक गांव था, वहां जाया करता था, और पिछले 10-12 साल से मैं जाता हूँ इधर। मेवात में जो दो शहर हैं, नूह और ताबड़ू, उनके बीच में एक जगह है सील को, उससे लगा हुआ एक गांव है नूरपुर, वहाँ एक स्कूल चलता है। तो हमारे एक साथी चलाते हैं जान मोहम्मद, मैं स्कूल में जाता हूँ। तो और मैं तमाम गांव घूमता रहता हूँ। हालांकि वहां पे तमाम लिंचिंग हुई हैं, बहुत क्रूर अटैक्स हुए हैं मुसलमानों के ऊपर, उसके बावजूद कभी मुसलमानों की तरफ से उग्र रिटेलिएशन नहीं हुआ। इस बार पहला मौका था कि उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। जो उनपे एक वीडियो वायरल किया गया, और उसके बाद जो हथियार लेके और बिल्कुल जुनूनी नारे लगाते हुए जब बजरंग दल लेड एक प्रोसेशन आया तो पथराव किया। ये पहली वारदात है ओवर द ईयर्स। मैंने, होगा कभी और भी हुई होगी, लेकिन जितनी घटनाएं, वहां पहलू खान के का कत्ल हुआ, वहां पे जुनैद और नासिर का कत्ल हुआ, वगैरह वगैरह तमाम वारदातें हुई, उसके बावजूद मुसलमानों ने बड़ा संयम बरता। और उसका फायदा ये हुआ कि वहां के हिंदू और मुसलमानों में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये भी मैं मानता हूं कि ये जो घटना घटी, या बजरंग दल लैड जो मॉब था, वो बजरंग दल के लोग लोकल नहीं थे, बाहर से आए थे। या और ये जो लोकल लोग हैं, उन लोगों में मैं मानता हूं अभी भी भाईचारा है। कल मैं जब सोहना में घूम रहा था, नूह तो नहीं जा पाया क्योंकि बसें नहीं चल रही थी और ऑटो मुझे मिला नहीं, तो लोगों में अभी भी, हिंदुओं से भी बात की, मुसलमानों से भी बात की, उन लोगों के अंदर एक दूसरे का भरोसा है। तो मैं मानता हूं कि गुजरात के लोग, बल्कि अभी क्या हुआ कि जो एक किसान आंदोलन चला था, उस दौरान ही एक लड़का था जुनैद, जो रहने वाला था जमालगढ़ का, उसका पुलिस ने पीटा कस्टडी में, और कुछ दिनों बाद वो मर गया। तो उसको लेके काफी उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की। एक तो लड़का मुसलमान मरा, दूसरा मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कैंपेन चलाया। लेकिन जब मैं किसानों में गया बात करने के लिए पलवल में, तो किसानों ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये लोकलाइज रहे, ये नफरत फैल ना जाए, और उन्होंने कोशिश की। तो अभी भी जब मैं गया तो कुछ मुसलमानों से मिला, उनको भरोसा था कि हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन अभी भी जिंदा है और ये आग ज्यादा फैलेगी नहीं। लेकिन जब उन्होंने कल भारत बंद का आह्वान किया और हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ये बिल्कुल जय श्री राम के जुनूनी नारे लगाते हुए, या कोई भक्ति भावना से नहीं, बिल्कुल घमंड और नफरत से वारते हुए, कोशिश तो ये करेंगे कि देश भर में जुनून फैल जाए। लेकिन मुझे हरियाणा से उम्मीद है। नहीं, हरियाणा से तो ठीक है अंकल, उम्मीद है आपको हरियाणा में नहीं होगा, मगर ये तो एक तरह से ऐसा जहर है कि ये आगे तो बढ़ सकता है, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। ये तो राजस्थान में भी एंट्री कर सकता है, पंजाब में वो एंट्री कर सही कह रहे हैं, सकता है। राजस्थान में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सही कह रहे हैं, राजस्थान, मेवात बिल्कुल राजस्थान के से लगा हुआ है, बल्कि या मेवात का आधा इलाका तो राजस्थान में है, जेजारा तहसील में। तो वहां होगा असर इसका, लेकिन अभी तो संतुलन है। और उम्मीद है कि वहां की जो सरकार है गहलोत की, वो इस बारे में सतर्कता बरतेगी। आपको भी अंकल रिटेलिएशन होता है क्या जब आप जाते हैं ग्राउंड पे? आपको रिटेलिएट करते हैं कभी? आपको मारने की कोशिश करी है लोगों ने कभी? आपको हर्ट करने की, मारने की, आपको भगाने की, आपसे आपसे बदतमीजी तो मतलब नहीं 100% नहीं, वो कुछ हुई नहीं होगी। हुआ, मेरे साथ नहीं हुई। एक आध बार किसी ने पर्चे वर्चे छीने थे, जब कश्मीर के सवाल पे मैंने कैंपेन चलाया और पर्चे बांटता हुआ नहीं गुजरा था, तो उस दिन तो जरूर किसी ने मेरे पर्चे वर्चे छीन लिए, धमकी वमकी दी। लेकिन बाई एंड लार्ज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। 2014 में भी हुआ था, जब मोदी जी चुनाव लड़ने वाले थे, मैं अपने गाँव गया, कस्बे में ललितपुर। तो ललितपुर में जब मैंने एक पर्चा दिया एक साहब को, तो कहने लगे कि ये किसके पर्चे बांट रहे हो? तो मैंने कहा मैं अपना बांट रहा हूँ। तो बड़े तुम देश के साथ एकदम अशांति फैला रहे हो,
इधर आओ, मुझे ले गया पुलिस थाने। तो पुलिस थाने में बिठा दिया मुझे। मेरे लिए दिल्ली आना था, तब मैं रिटायर नहीं हुआ था और मुझे अपनी ट्रेन, नहीं रिटायर तो हो गया था लेकिन मैं ऑनरेरी प्रोफेसर था, तो मुझे लेक्चर देना था। तो अगले दिन तो मुझे ट्रेन पकड़नी थी 2 घंटे के बाद, तो उसने 1 डेढ़ घंटे बिठाए रखा। वो आदमी चला गया, किसी के बाद बिठा के चला गया। लेकिन बाद में फिर डीएम से, तो उसके क्या नाम, एसडीएम से बातचीत हुई, तो उसने कहा कि आप जाइए। तो खैर हुआ नहीं कुछ, लेकिन ऐसी बड़ी वारदात कभी नहीं हुई। तो आपको डर नहीं लगता, आप ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं, ग्राउंड जीरो में जहाँ पे दंगे होते हैं, आपको मतलब डोंट यू फील स्केयर्ड कि कोई मुझे हर्ट कर देगा, या आपके परिवार में आपको रोकते नहीं है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, मैं कभी गया भी नहीं दंगे के इलाके में। सिर्फ एक मर्तबा गया था, जब 2013 में वेस्टर्न यूपी में दंगा हुआ। उस दिन दंगे के दिन में एक गांव गया, और वहां पे चूंकि जो सभापति था वो मेरे एक विद्यार्थी का बड़ा भाई था। तो हालांकि उस गांव में 20,000 की आबादी वाला गांव, और मुसलमानों की आबादी रही होगी करीब 10%, और चूंकि आसपास के गांव में बड़ी हिंसा हुई थी मुसलमानों के खिलाफ, तो उस वक्त भी तैयारी थी मुसलमानों के खिलाफ काफी। जब मैं बैठ के उससे बात कर रहा था तो उसके पास फोन कॉल आ रही थी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे जाने से उसको कंट्रोल कर गया। हमने कहा, देखो बेटा, तुम सभापति मुसलमानों हिंदुओं के नहीं हो, सबके हो, तुम्हारे गांव में कोई घटना घटनी नहीं चाहिए। और उस बात पे उसने अमल किया और हिंसा रुक गई। दैट वाज द ओनली इंस्टेंस व्हेन आई इंटरवीन्ड इन ए वायलेंट सिचुएशन। एक और हुआ था, तो अभी जब दिल्ली में दंगा हुआ 2020 में, तो एक दिन 3 दिन दंगा चला। दूसरे दिन मैं गया था उस इलाके में, मॉब के बीच में गया, हिंदुओं के मॉब के बीच में, लेकिन उनको हम रोक नहीं पाए। जब मुसलमानों के मॉब के बीच में आया तो फॉर्चुनेटली कुछ बुजुर्ग मुसलमान आ गए, उनको उन्होंने काबू कर लिया, रोक लिया। तो इस तरीके से सिर्फ 2 ही घटनाएं ऐसी मेरी जिंदगी की हैं जब मैंने डायरेक्ट इंटरवेंशन इन रॉयट सिचुएशन किया। अदरवाइज मैं रॉयट होने के बाद जाता हूँ, बिल्कुल एक निकम्मे आदमी की तरह। आपको कभी गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया है, चाहे पास्ट मेरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट या से आज कभी की प्रेजेंट कांटेक्ट नहीं गवर्नमेंट? रहा। गुजरात में इतना जरूर हुआ कि जब मैंने गोधरा की हिंसा के बाद, या जो गुजरात की हिंसा के 12 दिन बाद पहली मर्तबा गोधरा गया, तो मैं कलेक्टर से मिला। तो वो मेरा पॉलिटिकल लीडर से नहीं बल्कि कलेक्टर से मिला था। जयंती रवि कलेक्टर थी गोधरा की, एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल। तो सब्सिक्वेंटली जब मैं वहाँ के रिलीफ कैंप्स वगैरह में काम करने या गांव में लोगों को बसाने के एतबार से जब मैं घूमता था उन गाँव में, तो मैं वहाँ की रिपोर्ट उसको करता था कि भाई इस इलाके में इस चीज़ की कमी है, आप वहाँ थोड़ी मदद पहुँचा दें। तो वो किया उन्होंने, लेकिन मैं सरकार से तो कभी ऐसा नहीं मिला। अंकल, बड़े कमाल की बात है, आप जैसी शख्सियत देश में कौमी एकता की बात कर रही हैं और आपको गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं करती है। मतलब आप इतनी कौमी एकता की बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी हेल्थ आपकी, और 75 ईयर्स ओल्ड, आप ये भी नहीं है कोई 24-25 साल के, कोई एनजीओ चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको एक्नॉलेज नहीं करती, ना तो पहले की गवर्नमेंट नहीं करी, ना आज की गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है अंकल इंडिया में देख के कि जो अवार्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट अवार्ड जो होते हैं, जैसे इसके पद्मश्री, अब पद्मश्री करण जौहर जैसे लोगों को मिल जाता है, कंगना रनौत जैसे लोगों को मिल जाता है, और आप जैसे लोगों की कोई कदर ही नहीं करता। ना समाज कर रहा है कदर, और ना गवर्नमेंट कर रही है कदर। ये बड़ी हैरत की बात है। ये अवार्ड जो है वो कदर नहीं है, वो ठीक है। नहीं, कदर नहीं अंकल, एक तरह से एक्नॉलेजमेंट होता है। अभी ऐसा है कि बच्चा भी अगर स्कूल में इम्तिहान देता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड आती है, तो एक्नॉलेजमेंट होता है उसने क्या किया अपनी क्लास में पूरे साल। वो एक्नॉलेज होता है कि फर्स्ट आया तो उसको एक्नॉलेजमेंट होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और आप जैसे लोगों को अगर प्रोत्साहन नहीं देंगे, सरकार नहीं देगी, समाज नहीं देगा, तो आप जैसे लोग इसीलिए समाज में नहीं दिखते हैं। अब समाज बहुत ही ज्यादा अंकल ग्रीडी हो गया है, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया है समाज, वो अपने लिए सोचता है। आप तो इंस्पिरेशन है। हम आप समझिए क्रिकेट का जो एक प्लेयर को हम लोग बना देते हैं भगवान, ठीक है, क्रिकेट का गॉड। मगर आप जो काम करते हैं वो तो एग्जैक्टली वही है जो बोलता है ऊपर वाला करने के लिए। कौमी एकता रखिए, प्यार रखिए, मोहब्बत रखिए, आप तो वो काम कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट के गॉड बना देते हैं। पद्मश्री कंगना रनौत जैसे लोगों को, करण जौहर जैसे लोगों को मिल जाता है, उनको सिक्योरिटी मिलती है टैक्स पेयर्स के पैसे से, ठीक है। कंगना रनौत के ऊपर सिक्योरिटी लगा दी। विवेक अग्निहोत्री साहब, उन्होंने क्या काम किया कौमी एकता का, मुझे समझ में नहीं आया आज तक। वो आपसे कांटेक्ट किया विवेक अग्निहोत्री साहब ने? उन्होंने जानते नहीं कौन है, कश्मीर फाइल, मैं जानता नहीं उनको, पहचानते नहीं कौन है वो। ओके, कश्मीर फाइल्स उन्होंने मूवी बनाई थी, जो कश्मीर का जो एक्सोडस हुआ था,
जो जेनोसाइड अच्छा। हुआ था उस पर उन्होंने फिल्म बनाई थी, और उन्होंने वो बनाई फिल्म, रिलीज करी, अच्छा पैसा कमाया, सब करा उन्होंने, वो उनका राइट है, वो अपने प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्टर, मगर वैसे लोगों को एक्नॉलेज करता है समाज। आप एक तरह से दिखा रहे हैं आईना समाज को कि एट द एज ऑफ 75 अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते कौमी एकता की बात। तो सवाल मेरा ये आता है आज की तारीख में, समाज से भी आता है, आपके सामने आप लोग सब देख रहे हैं आज की तारीख में वीडियो, 75-year-old है, कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक है, प्रोफेसर रह चुके हैं। इट्स वेरी शेमफुल ऑन ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, यू, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, बहुत ही शेमफुल है कि ऐसे लोग आज की तारीख में, जिनको रिटायर हो जाना चाहिए था, जिनको आराम से घर में बैठना चाहिए था, रोड पे होते हैं धूप छाव बारिश ठंड में। मैंने किसान आंदोलन में भी अंकल आपको देखा था, मैंने आपको किसान आंदोलन में देखा था। मैं थोड़ा सा एक इंटरप्ट करूंगा इसके अंदर, मैं आपका वीडियो दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, और ये बहुत जरूरी है दर्शकों को रिमाइंड करना, एंड दे शुड नो हु प्रोफेसर त्रिपाठी इज एंड व्हाट इज ही डन एज येट। ये एक वीडियो है जो ब्रूट पे आया था, ये मैं चला रहा हूँ। I feel that we need to go to the people and remove the prejudices from their minds. And I decided that I will try to develop a grassroots resistance against sectarianism by going to the people. And we chose education as an instrument to reach out to the masses. क्या फायदा होगा? मैं तो कहता हूँ, अगर आपको मजा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुना है? बाकी तो मैं देख लूंगा। स्लोगन क्यों नहीं है? अरे हम तो सामने गोली मारते हैं जब साथ वाला। Three weeks ago, when I went distributing flyers in Delhi, somebody came and he took up my flyers and said that, why are you, who sent you, for whom you are distributing these flyers? I told him, and these are my own flyers. And then he was very abusive and threatened that if you are not old, I will shoot you. Kind of polarization is very harmful for the unity of the nation. Well, the triggering point for my campaign against communism was Bhagalpur riots, in which 950 people were killed, about 53 Hindus and remaining Muslims. All governments have elements that I don't like. This government also has elements that I don't like. And especially the focus on militarism, that I will solve the problem through the excessive use of army or force. That kind of policy is not good. इस वीडियो के नीचे जो लोग ने देखा है उस पर कमेंट किया गया कि डॉक्टर त्रिपाठी इज डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट अवार्ड और नॉट, लाइक पद्मश्री. He is more deserving than people from Karan Johar, like Karan Johar and Kangana Ranaut. Yes or no? Comment under this video. इससे हमें समझ में आ जाएगा कि आप लोगों की मानसिकता क्या है. शर्म आनी चाहिए आज की तारीख में, सब लोगों को शर्म आनी चाहिए
कि 75 साल के बुजुर्ग को आज की तारीख में अपने घर से निकल के ये सब करना पड़ता है और गालियां भी सुननी पड़ती है। आपने वीडियो में देखा होगा एक आदमी जो गंजा सा आदमी था वो किस तरह इनसे बात कर रहा था। ना शर्म है, ना किसी की इज्जत करते हैं ये लोग। इतना इन लोगों में आज के टाइम पोलराइजेशन घुस गया है। उनके पिताजी की उम्र के हैं ये जो आदमी बदतमीजी से बात कर रहे थे। उसकी लैंग्वेज आप लोगों ने देखी थी जब उसका कमेंट आया हार्वर्ड के जेएनयू के ऊपर। ये जेएनयू का भी अंकल एक बड़ा ही मसला हुआ है। ये जो बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, और अपन आपको भी अर्बन नक्सल बोलेंगे ये लोग। आई एम गारंटी करता हूँ ये अर्बन नक्सल सबको बोलते हैं जो सरकार से सवाल करता है या कुछ भी करता है उनको अर्बन नक्सल बोल देते हैं ये लोग। आई होप यू नो कि एक ऐसा फ्रेज इन लोगों ने डेवलप किया हुआ है अर्बन नक्सल का। आपको भी बोला है कभी? नहीं नहीं, मुझे अर्बन नक्सल तो नहीं बोला, लेकिन यहाँ एक गांव है बल्लभगढ़ के पास अटाली, 2015 में वहाँ वायलेंस हुआ। तो वहाँ पे 150 मुस्लिम परिवार थे उस गांव में। वो डर के मतलब पुलिस उनको ले गई थाने कि यहाँ खतरा है गांव में, तुम चलो थाने। हालांकि उन्हीं के घर जले थे, उन्हीं में से 25 लोग जख्मी हुए थे मुसलमान। तो जब मैं उस गांव में पहुंचा तो उस गांव में एक आदमी हमसे कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा विपिन त्रिपाठी। मैंने विपिन बताया, विपिन, तो बोले पूरा नाम क्या है? हमने कहा विपिन त्रिपाठी। बोले तुम हिंदू तो नहीं हो सकते। तो मुझे खून खौल गया। मैंने कहा तुम इंसान नहीं हो, तुम्हें क्या कि दूसरों की जात पर कमेंट करने का? इंसान की पहचान जात से करते हो क्या, या धर्म से करते हो? तो खैर वो थोड़ा झिझक गया। लेकिन हाँ, ऐसी घटनाएं तो घटती हैं कि आदमी इस तरीके का करता है, लेकिन कोई एग्रेसिव तरीके से मेरे ऊपर हावी हो जाए ऐसा नहीं हुआ। अंकल आज की तारीख में जो हो रहा है देश में, आज हरियाणा में जो हो रहा है, अगर आपको कुछ हरियाणा के लोगों को बोलना है और स्पेशली युवाओं को बोलना है, युवा मतलब कि हिंदू मुसलमान मेरे लिए सब एक ही है। युवा युवा ही होता है, देश की ताकत युवा है। जो ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं एक तरह से इनको कोई ना कोई तो इस्तेमाल कर रहा है। और ये लोग इनका एक चीज और देखिएगा, इन लोग का जो बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से ये लोग आ रहे हैं, ये लोग का इस्तेमाल करना बहुत ईजी है। अगर आप समझिए इलेक्शन की रैलीज में 200-500 रुपए में लोग चले जाते हैं, तो दंगे करने के लिए भी 200-500 हजार रुपए में लोग आ सकते हैं। ये गारंटी है इस बात की, क्योंकि इतनी ज्यादा आज के टाइम बेरोजगारी है, लोगों के पास होप नहीं है। देयर इज नो इंडियन ड्रीम। जैसे अमेरिका में एक अमेरिकन ड्रीम होती है जो सब चेज करते हैं, इंडियन ड्रीम कोई है ही नहीं वहां पे। तो पॉलिटिकल ड्रीम्स है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ड्रीम्स हैं कि हमारी पार्टी की ड्रीम है कि हम सत्ता में आ जाए। ये ड्रीम है, कोई ऐसी ड्रीम नहीं है कि इंडियन ड्रीम है, कोई इंडियन आइडियोलॉजी जो कि सब पूरा इंडिया उसके पीछे लगा हुआ है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। तो आपको कुछ बोलना है आज की तारीख में युवाओं को कि भाई ये सब अपने बंद करिए, आपको एसिमुलेट होकर रहना पड़ेगा। वी हैव आज इंडिया के बराबर की टक्कर की कोई कंट्री है नहीं दुनिया में। ये फैक्ट है, ये नहीं कि अपन इंडिया से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी दुनिया घूमे हो, मैं भी दुनिया घूमा हूँ। हर कंट्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, पर इंडिया में तो प्रॉब्लम एस्केलेट हो रही है बहुत ज्यादा। फॉर लास्ट 8 to 10 years में बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी जी जी, मुझे 2-3 बातें कहनी है जी। और 2 अलग अलग बातें हैं हिंदू युवाओं के लिए और मुस्लिम युवाओं के लिए, क्योंकि उनके सामने चुनौतियां दूसरे 2 अलग प्रकार की है। करेक्ट। पहली बात तो मैं मुस्लिम युवाओं से कहना चाहता हूं, ज्यादातर इसमें मेहनत की रोटी खाते हैं। गुंडे तो हैं उसमें से, उन लफंगों की बात कर रहा हूं मैं, जो इस प्रकार का जुनूनी बात करते हैं। ये मेहनत की रोटी खाते हैं। थोड़ा बहुत कहीं से कोई पैसा दे देता हो तो बात दीगर है, लेकिन ना के बराबर। उनकी फंडिंग का सोर्स उनकी मेहनत ही है। लेकिन जब आप बहक के इस तरीके की किसी पत्थरबाजी वगैरह करते हो, पत्थरबाजी 2 प्रकार की होती है। एक पत्थरबाजी जो मुबारक अवार्ड ने इजराइल के लोगों से के खिलाफ, इजराइल की तोपों के खिलाफ वहां के फिलिस्तीनी मजदूरों को, बच्चों को खड़ा करके पत्थरबाजी की थी, वो सिंबॉलिक पत्थरबाजी थी। उसको मैं मानता हूं कि दैट वाज द नॉन वायलेंट एक्शन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, वो पत्थरबाजी है। और इधर पत्थरबाजी जब 2 कम्युनिटीज एक दूसरे के ऊपर करती हैं, हुकूमत के खिलाफ पत्थरबाजी नॉन वायलेंट सत्याग्रह है। लेकिन आम जनता एक दूसरे पर पत्थरबाजी करती है, वो हिंसक एक्टिविटी है। तो मैं चाहता हूं कि ये बच्चे जो तैश में आके या बहकावे में आके
पत्थरबाजी पे उतर आते हैं अवाम के ऊपर, वो ठीक नहीं है। उनको होश में आने की जरूरत है। तो आपका और कहने का आप मतलब ये होश है में कि मैं आओगे आपको एक थोड़ा सा तो न इंटरप्ट केवल करूंगा। आप अपना, जी एक मिनट में इंटरप्ट करूंगा। आपने ये कहा कि पत्थरबाजी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर पत्थरबाजी करें तो वो ओके है आपके हिसाब से, आप ये बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ। जब मुबारकबाद ने टैंक को देखा तो लोगों से कहा कि आप घर में छुपे नहीं, आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। अब आवाज तो लगा नहीं सकते तो पत्थर मारे उन्होंने। टैंक में पत्थर पड़ता है तो कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से कश्मीर के लोगों में भी जब उन्होंने, अगर कहीं से पुलिस बल आ रहा है, मिलिट्री आ रही है, और मिलिट्री वहां पर एक रिप्रेशर की तरह काम करती है, अगर उसके सवाल का मिलिट्री के खिलाफ अगर पत्थरबाजी करते हैं, हालांकि वो अब स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है, इसलिए स्ट्रेटेजी के बतौर आपका करना गलत है, लेकिन उसूलन उसको मैं हिंसक एक्टिविटी नहीं मानता। क्योंकि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि साहब गलत है, हमारे ऊपर आप तोप लगा रहे हो, हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी हिंदू पर या किसी पंडित पर या किसी मजदूर पर पत्थर चलाते हो, भले ही उसको खरोच आए, वो हिंसक एक्टिविटी है। यानी एक सरकार के रिप्रेशन के खिलाफ एक सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन ऑफ रेजिस्टेंस पत्थर मारना एक अलग चीज है, और आम आवाम में को नुकसान पहुंचाने के एतबार से पत्थर मारना एक हिंसक एक्टिविटी है। ये मेरा कहने का है। और मैं अवाम, चूंकि मेवात में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और उनसे लगा हुआ अलवर का आपने जिक्र किया, वहां भी हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, भले ही 70 और 30% का अनुपात हो, 70% मुसलमान 30% हिंदू, लेकिन उन दोनों में दोनों एक ही हैं। उसी तरीके से आप दूसरे राज्य में जाके, हिंदू मेजोरिटी इलाके में भी जाके अगर पत्थरबाजी करते हो, जैसे कुछ गांव में हिंदू डोमिनेटेड या यादव डोमिनेटेड या किसी और कम्युनिटी डोमिनेटेड गांव भी है उस बीच बीच में, वहां जाके करते हो तो वो शुद्ध हिंसा है, दैट इज अनटॉलरेबल, और वो आपको उससे बचना ही बचना है। और ऐसी घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं, मेवात के इलाके में तो ना के बराबर हुई हैं। और अभी जो एक घटना घटी, ये कोई ऐसा नहीं कि एक निहत्थी भीड़ पर पत्थरबाजी कर दी, ये हथियारों से लैस एक गैंग चल रही थी, लीड करते हुए एक जलसे को नारे झूठे फरोख वाले लगाते हुए, उस वक्त पत्थरबाजी की घटना घटी। लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि आपके सामने एडवर्सरी कितना भी हिंसक हथियार लेके आए, नारे लगाए, आपको फिर भी अपना संयम नहीं खोना है, आपको हिम्मत रखनी है। तो ये तो उनके लिए कहना है। और जहां तक हिंदू संप्रदायवादी जो लीडरान हैं, वो चूंकि उनको सचमुच सत्ता का सपोर्ट है, उनको व्यापारी वर्ग का सपोर्ट है, उनको नौकरी मिलने की पूरे आसार हैं या पॉलिटिकल रिवार्ड मिलने के पूरे आसार हैं, तो आपके लिए फिर भी मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले अपनी आंखों को अंधा करते हो। प्रेजुडिस मेक्स यू ब्लाइंड, और जब आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तो आप इंसान रहते नहीं, आप जानवर से बदतर समाज द्रोही बन जाते हो। और आप उस सूरत में ना पहुंचे। आपको भगवान ने इंसान बना के इस धरती पर भेजा है कि आप दूसरों की दुख तकलीफ को देख सको, उसमें अगर कुछ मदद कर सको तो करो, और कम से कम इतना तो ना करो कि बिल्कुल निरीह लोगों के, बेकसूर लोगों के घर जलाओ। और एक बड़ी बीमारी जो इनके दिमाग में घर कर गई है वो ये कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन गया, वहां चले जाए। बताना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से इस जहर को निकाल दो। इस धरती पर जो जिस आदमी जो जिस मुल्क में पैदा होता है वहां उसको रहने का मुकम्मल हक है। और वैसे भी किसी भी धरती के खित्ते पर आप चले जाओ, जो आदमी मेहनत की रोटी कमाता है, और ऐसे लोगों की तादाद मुसलमानों में 90% है, हिंदुओं में भी 80% से ऊपर है, तो ये वो आदमी देश का नहीं खाता, देश को खिलाता है। वो बर्डन नहीं है मुल्क पर, मुल्क के लिए अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दे देता है, जिससे व्यापारियों की दौलत बढ़ती है, सरकार के खजाने भरते हैं। लिहाजा आप इंसान को देखने की नजर पैदा करो। हिंदू मुसलमान तो इस जिस्म पर लगे लेबल भर हैं, जो जिस घर में पैदा हो गया वो लेबल लग गया। इंसान की पहचान उसके अखलाक, उसके व्यवहार, उसके सोच से होती है। सच्चा सच बोलता है तो सच्चा कहलाएगा, चोरी करता है तो चोर कहलाएगा। ये इंसान की पहचान है। इंसान को पहचानना सीखो। और अगली बात यह कि आपके लिए भगवान ने अकल भी दी है, आप उसका इस्तेमाल करो।
क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, ताकि अपने पाँव पे इकोनॉमिकली खड़े हो सको और शोषण को शोषण कह सको, जुल्म को जुल्म कह सको। आज तो आप जुल्म में बने घूम रहे हो, आप अपने मर्तबा भी नीचे गिराते हो और ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रखी है देश में कि जिसमें खौफ है, जिसमें ह्यूमिलिएशन है, लोग जलील महसूस करते हैं। ना केवल मुसलमान बल्कि वो हर आदमी जो आप एक आरएसएस का, एक दंगाइयों का कैडर है, उससे बाहर का हर आदमी इनके लिए गैर है। तो आप इतना गिरो मत, ये मेरा उनसे कहना है। आपसे कोई प्रधानमंत्री साहब से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी? आपने कोई पत्र लिखा था प्रधानमंत्री साहब को? मैंने मनमोहन सिंह से एक बार मुलाकात की थी जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। अच्छा। और वो बात है 1992 की, बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 1 महीने पहले। अच्छा। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया था कि इस वक्त हिंदुस्तान में खतरा बाबरी मस्जिद का तो है, लेकिन मैं उसको छोटा खतरा मानता हूँ। बड़ा खतरा ये है कि पूरे देश में आग लगा दी जाएगी और इस आंदोलन के पीछे हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट इलीट है। तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक अपील कर दें कि ये नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। अडवाणी कहने को नेता है, लेकिन असली नेता तो यहाँ का कॉर्पोरेट इलीट है, आप उनसे अपील कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सुनेगा कौन। तो हमने कहा कि आपने सुन लिया, मुझे इसी का संतोष है। और मैं ऐसा कह के चला आया। बहुत अपनेपन से बातचीत की उन्होंने, बड़ी समझदारी से बातचीत की थी। दूसरा मौका आया मोदी जी से बात करने का, तो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो केंद्र सरकार ने 2008 में एक योजना चालू की थी कि हम माइनॉरिटी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चालू करेंगे। यानी जो बच्चे कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ते हैं उनके लिए एक वजीफा। सब राज्यों ने चालू कर दिया, मोदी जी ने चालू नहीं किया गुजरात में। तो मैं उधर गया, मैंने 2000 लोगों के दस्तखत कराए, 20 संगठनों से मिलके एक मार्च भी निकाला, फिर मिलने की कोशिश की। कई बार 3 बरस तक मैं कोशिश करता रहा, लेकिन उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। कहने को तो कहते हैं कि ही इज एक्सेसिबल टू पीपल, बट ही वाज नॉट। तो वो अपने खुशामदीद लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन जो आदमी उनसे जनता का सरोकार लेके जाना चाहे उससे नहीं मिलते। तो प्रधानमंत्री से बस 2 ही मौके की बात। अब बाद में प्रधानमंत्री भी हो गए वो, तो अब तो खैर मिलने का, चिट्ठियां तो लिखी मैंने उनको, मिलने का वक्त भी मांगा, कश्मीर के सवाल पे मांगा था। राष्ट्रपति से मिलने का वक्त तो मिल गया, प्रधानमंत्री से नहीं मिला। आपकी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी? जी जी, हम 2 लोग गए थे, प्रोफेसर एम.एच. कुरैशी जो जेएनयू के प्रोफेसर थे रिटायर्ड, और मैं तब कश्मीर से होके आया था। ये 2019 की बात है, जब ये उनके राज्य का दर्जा खत्म किया, 370 खत्म किया। तो कुछ महीने तक तो मैं जा ही नहीं पाया वहां पे, क्योंकि रोक थी। नवंबर में गया, उसके बाद लौट कर आया तो मिला राष्ट्रपति से। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने बात ठीक से की थी, कोविंद साहब थे राष्ट्रपति, लेकिन कहने लगे कि साहब इस सवाल तो अभी कोर्ट के अधीन है, कोर्ट विचार करेगा। तो सवाल टाल गए वो। तो बस यानी कोई काम की बात निकल के नहीं आई, मुलाकात तो हमने की थी। अंकल मैं क्या कहना चाहूँगा, आप इतने इंस्पायरिंग है और मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आज की तारीख में कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि हाउ कि मेरी आपसे बात हो रही है फॉर्चुनेटली यू नो आफ्टर सो मेनी इयर्स। अरे भाई, आप जो काम कर रहे हैं मीडिया के जरिए, जिस वक्त मीडिया बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी भूल चुका है, आप इंसानियत की जिम्मेवारी को लिए काम कर रहे हैं। मैं तो आपको सलाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ कि आप अमेरिका में रह के ये काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, भगवान आपको ताकत दे। नहीं थैंक यू, मगर हमने भी अंकल पर्चे बांटे। 2015-16 में मैंने कौमी एकता के 64 इवेंट किए इंडिया में। कहाँ, हिंदुस्तान में कि अमेरिका में? इंडिया में, सारे हिंदुस्तान अच्छा। में, भारत में 64 इवेंट किए, उस पर किताब लिखी गई। हमने बहुत कुछ करना स्टार्ट कर दिया था बहुत पहले, हमें अंदाजा था, और उसके ऊपर किताब लिखी गई है उस पूरी इवेंट के ऊपर। और 64 इवेंट्स किए हमने ऑल ओवर इंडिया, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, और भी बहुत स्टेट्स में हमने किया था सब। मगर अब आपको देख के तो हमें लगता है कि हम आपसे उस समय अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो आज बात कुछ और होती। मगर मैं फिर एक बात कहूँगा, आज की तारीख में जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, इट डजंट मैटर। आप हमें मुसलमान समझ सकते हैं, मेरी दाढ़ी है, अंकल को हिंदू समझ सकते हैं आप चाहें तो, मगर
अंकल जैसे इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को जब तक आप लोग ऊपर लेके नहीं आएंगे देश में, तब तक मुझे लगता नहीं कि समाज में बदलाव होने वाला है। कितने ही हम यूट्यूब के वीडियो बना दें, कितना ही हम लोग बोलते रहे, मगर जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं एट दिस एज, दैट इज कमेंडेबल। और इसका इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता है आज की तारीख में जो अंकल काम कर रहे हैं। और मेरा तो यही रहेगा, चलो हम कोई एक्सपेक्ट नहीं करते गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे और इनके काम को, मगर समाज इनके काम को एक्नॉलेज करें, एनजीओज इनके काम को एक्नॉलेज करें, और जो कि अमन पसंद लोग हैं आज की तारीख में जो देश में बैठे हैं जिनको अमन चाहिए, वो इनके काम को एक्नॉलेज करें, इनके बारे में लिखें, इनके बारे में बोले अपने वीडियोस में। सिर्फ वीडियोस में डिबेट करके और ये सब करके तो कोई फायदा नहीं है। वी हैव टू इंट्रोड्यूस दोज पीपल थ्रू यूट्यूब जो कि समाज में बदलाव ला सकते हैं। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सरकार बदल देंगे, फिर भी वो क्वेश्चन रहेंगे, पर जब तक समाज नहीं बदलेगा जब तक राजनीति नहीं बदल सकती। एम आई करेक्ट अंकल? जब तक बिल्कुल समाज सही में कहा, बदलाव नहीं बहुत आएगा, सही। समाज के लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और है समाज में ऐसे लोग, बहुत है। किसान खड़े हुए, शाहीन बाग की लड़कियां खड़ी हुई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल भर के भीतर या 2 साल के भीतर हिंदुस्तान का छात्र और शिक्षक खड़ा होगा। क्योंकि अभी जो ये एडहॉक वाले टीचर्स हैं, काफ़ी उनके लिए परेशानी है, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मेन सरोकार शिक्षा के एड्रेस ही नहीं किए गए, काफ़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लॉकडाउन का जो बैकलॉग है, यानी जो उसकी वजह से पढ़ाई पिछड़ गई थी, उसके मेकअप के लिए कोई योजना नहीं है। तो मैं मानता हूं कि विद्यार्थी भी खड़े होंगे, बशर्ते कि हम उनके बीच में जाएं मोहब्बत से, और उनके मसलों को ठीक से हम समझें और फिर उनको समझाएं। मगर अंकल प्रॉब्लम यही है ना, जैसे आपको इतनी नॉलेज है ग्राउंड की, आपने ग्राउंड जीरो देखा है, मगर आपसे ना तो मनमोहन सिंह जी मिले, ना फिर आज की तारीख में आज के वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं। तो अगर आपको कोई युवा आपको कुछ बोलते भी हैं और आप जाके उनकी बात आगे जो बैठे हैं, जो टॉप बॉस बैठे हैं, वहां तक नहीं पहुंचती है बात, तो सारी एक्सरसाइज ही वहीं पे फेल हो जाती है। करेक्ट? क्योंकि आप अगर या तो हो कि वो आप है, हमारी बात लेकिन वो लेके खुद जा तक रहे नहीं हैं। पहुंचती। लेकिन मैं तो कुछ किया नहीं, दरअसल पिछले 32 बरस से काम करता हूँ सांप्रदायिकता पे। लेकिन जैसे शाहीन बाग आंदोलन, उसको खड़ा करने में मेरा कोई रोल नहीं था, किसान आंदोलन मेरा कोई रोल नहीं था खड़ा करने में। लेकिन जब आंदोलन चल गया, तो मैं जब जाता था तो मैं कोशिश करता था कि किसानों का हौसला बना रहे। खासतौर से 26 जनवरी की घटना के बाद जब उनको बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया और मुझे लगा कि भाग ना जाए, तो उस दिन मेरे दिमाग में गजल भी आई थी, जाके मैंने उनको सुनाई, और उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे नहीं। उनकी मोहब्बत से मुझे बहुत ताकत मिली, और मैं मानता हूं कि शायद मेरा भी उनके बीच में जाना उनके लिए थोड़ा बहुत फायदेमंद ही रहा होगा। नहीं, डेफिनेटली फायदेमंद रहता है। आप जहाँ भी जाते हैं हरदम उसका तो एडवांटेज मिलता ही है। अभी तो अंकल ऐसा मन कर रहा है कि आपसे और भी बात होती रहे, मगर अपना समय खत्म हो गया है और आपको जी भी जी, निकलना है, आप जा रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। और मैं फिर सब लोगों को रिपीट कर रहा हूँ एक बात को, ये लोग समाज में हीरे हैं, हीरो को पहचानिए और जितने कोयले हैं उनको बाहर करें, एक्नॉलेज करें, इनके इनके जो काम किए इनको एक्नॉलेज करिए सब लोग। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट से तो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले की गवर्नमेंट का भी बता दिया, आज की भी बता दिया, राइट? तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट वी कैन डू फॉर ईच अदर। ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो नमस्कार मच, नमस्कार। थैंक यू सो मच।